हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार डीएलएड के लिए प्रैक्टिस सेट के पहले नंबर प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट के हिंदी हिंदी और साइंस के प्रश्नों को देख चुके हैं और तीसरे नंबर पर जो आपके प्रश्न है सोशल साइंस के विषय जो है आपके, आज हम लोग उसी के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, सोशल साइंस के 20 प्रश्नों को देखेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप कमेंट पे उसमें पहले से जवाब दें, जिससे आपकी तैयारी का पता आपको चल जाएगा। तो दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों की ओर चलने से पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इससे जुड़ जाइए। बिहार डीएलएड का जब तक एग्ज़ाम आपका ना हो जाए तब तक चैनल पे मेरे बने रहिए। यहाँ से आपको बिहार डीएलएड से रिलेटेड सभी प्रकार के नोटिफिकेशन, सभी प्रकार के विषयों की तैयारी और अच्छे से बेहतरीन पीवाईक्यू प्रश्न, पीवाईक्यू क्वेश्चन। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत कम समय बचा है आपका डीएलएड का, इसलिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस और जो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, ऐसे सेलेक्टेड प्रश्नों को लाए जाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़े रहना है, ताकि इसका लाभ आप ले सकें और अपने डीएलएड के एग्जाम को क्रैक कर सकें। दोस्तों, आपका पहला नंबर प्रश्न है सामाजिक अध्ययन का। सामाजिक अध्ययन का आपका पहला नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? किस काल में पड़ती है? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए में है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर बी में है प्रागो ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर सी में है उत्तर ऐतिहासिक काल और ऑप्शन नंबर डी में है आधि ऐतिहासिक काल। दोस्तों, आप पहले से ही कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देते चलेंगे, कमेंट में अपना उत्तर देते चलेंगे, ताकि आपको अपने तैयारी के लेवल का अंदाजा हो सके। हम बाद में आपको गलत आंसर का रिप्लाई और सही आंसर का रिप्लाई दोनों दे दिया करेंगे, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए और एग्जाम में आपको अच्छे से सभी प्रश्नों को हल करके आ पाए। आप कमेंट बॉक्स में पहले से आंसर देते चलिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट का हल आप लोग को खुद करना चाहिए, परंतु जहाँ जहाँ भी आप रुकेंगे वहाँ हम आपकी मदद कर देंगे, सहायता कर देंगे। दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है वो आदि ऐतिहासिक काल माना जाता है। दोस्तों, यदि बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। किसने की? तो दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की। यदि आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मोहनजोदड़ो इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में लाखनदास बनर्जी ने किया था। आप दोनों ही प्रश्नों को याद रखेंगे, राम लाखनदास बनर्जी। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 82 है। 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईस्वी का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए में है ब्राह्मण युग, ऑप्शन नंबर बी में है सूत्र युग, ऑप्शन नंबर सी में है रामायण युग और ऑप्शन नंबर डी में है महाभारत युग। दोस्तों, यदि इसका आंसर पता है आपको पहले से, तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। यदि नहीं पता है तो इसका सही उत्तर हम बता रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईस्वी का जो काल है वो ब्राह्मण युग के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, यदि उससे पहले आप जानना चाहे कि महाभारत का जो रचना किसने किया था और रामायण का रचना किसने किया था, तो महाभारत का रचना महर्षि वेद व्यास ने किया था, वेद व्यास। और रामायण की रचना दोस्तों महर्षि वाल्मीकि ने किया था। किसने किया था? वाल्मीकि। दोनों ही प्रश्नों के आंसर आप जान चुके हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास। दोस्तों, इस प्रकार से आप प्रश्नों को देखिए। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, आगे क्या होगा अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब आगे आपको भरना है। बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन नंबर ए में है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुई उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी में है मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी में है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुई है उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। किसमें? बोगाज कोई एक अभिलेख में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न है दोस्तों आपके डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको डबल स्टार कर लेंगे और याद कर लेंगे।
प्रश्न है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में है उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी में है भागवत गीता, ऑप्शन नंबर सी में है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी में है यजुर्वेद। तो दोस्तों यदि इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद से मिलता है दोस्तों, ऋग्वेद से मिलता है। यदि सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो वो भी आपका ऋग्वेद ही हो जाएगा। यदि वेदों की संख्या की बात करें तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है दोस्तों। कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न 85। संगम युग में अरवयु किस लिए विख्यात था? संगम युग में अरवयु किस लिए विख्यात था? तो ऑप्शन नंबर ए में है कि व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन नंबर बी में है व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन नंबर सी में है विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन नंबर डी है आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। जो था दोस्तों कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं। आप इसी प्रकार प्रश्नों के उत्तर कमेंट में देते चलेंगे दोस्तों, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 86 है आपका, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यह भी प्रश्न दोस्तों आप डबल स्टार करके याद कर लीजिए। यह भी प्रश्न आपके डीएलएड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए में है उपाली, ऑप्शन नंबर बी में है आनंद, ऑप्शन नंबर सी में है लाधर्ब, ऑप्शन नंबर डी है मक्खाली घोषाल। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मक्खाली घोषाल। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मक्खाली घोषाल थे। आप इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक थी? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए पर्सियन, ऑप्शन नंबर बी में है हिंदी यूनानी लोग, ऑप्शन नंबर डी में है कुषाण, ऑप्शन नंबर सी में है कुषाण, ऑप्शन नंबर डी में है गुप्त। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन सबसे अधिक थी? हिंदी यूनानी लोग। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी जो देन सबसे अधिक थी? तो हिंदी यूनानी लोग के देन सबसे अधिक थी, ठीक है दोस्तों। यूनान जो यूरोपीय सभ्यता का पालना माना जाता है, ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 से ही यूनान का नाम अत्यधिक आता है, फेमस है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला? किस अभिलेख से प्रभाव पड़ता है दोस्तों? इसका पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था पश्चिम भारत पर फैला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कलिंग अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी में है आपका अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी में है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी में है अशोक का सोपारा अभिलेख। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख इसका बिल्कुल सही और परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रभाव पश्चिम भारत पर भी फैला हुआ था, ठीक है दोस्तों। यदि बात करें चंद्रगुप्त कौन था, तो यह मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना इसने दोस्तों नंद वंश को अंत करके नंद वंश के शासक घनानंद को मार करके किया था। घनानंद को मार करके किया था। किसके सलाह पर? तो इसके प्रधानमंत्री जो थे चाणक्य जो बहुत ही ज़्यादा कूटनीतिज्ञ और रणनीतिज्ञ था चाणक्य। इसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य भी है। इसी के सलाह पर उसने घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी और अपने राज्य का विस्तार किया, है ना। उसके बाद दोस्तों चाणक्य की एक पुस्तक है, क्या है वो दोस्तों? यदि आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो देखिए अर्थशास्त्र। चाणक्य की ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसका संबंध जो है सामाजिक अध्ययन से है, ना कि अर्थशास्त्र का मतलब इसका ये नहीं कि धन संपत्ति से। इसका जो संबंध है सामाजिक अध्ययन से है। इसकी रचना किसने की? तो कौटिल्य कहिए या चाणक्य कहे या फिर विष्णुगुप्त कहिए, तीनों जो है चाणक्य के ही उपनाम है या नाम है, ठीक है दोस्तों। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, सलाहकार
कौटिल्य, कौटिल्य या फिर चाणक्य ने की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है संख्या 89। केवल यह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो दोस्तों वह कौन सा जो था स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उससे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है मस्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन नंबर बी में है रुमिनदेई का स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी में है कीन स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी में है भ्राम्बू अभिलेख। तो दोस्तों इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में है भ्राम्बू स्तंभ। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर ही हो जाएगा भ्राम्बू अभिलेख, भ्राम्बू स्तंभ, जिसमें एकमात्र ये ऐसा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। दोस्तों अशोक जिसका जो एक नाम था प्रियदर्शी भी था, प्रियदर्शी अशोक का ही एक नाम था प्रियदर्शी। इसके द्वारा किया गया कलिंग विजय अभियान बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा। कब किया था? 261 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व। और इसी ने दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रसारण के लिए अपने पुत्र संघमित्रा और महेंद्र को भेज दिया था। कहाँ? श्रीलंका और बौद्ध धर्म का विकास करवाया। 261 ईस्वी का इसका कलिंग विजय का जो है युद्ध बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है दोस्तों, और यह जो कौन थे? तो ये मौर्य वंश के शासक थे, मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है दोस्तों, अब इस इतने प्रश्नों को जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 90 में उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारी मार्गों पर मौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है इसका संगम साहित्य, ऑप्शन नंबर बी में है मिलिंद पन्हु, ऑप्शन नंबर सी में है जातक कहानियाँ, और ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्हु एक ऐसा अभिलेख है ना, स्रोत है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, अर्थात कुछ भी चर्चा उसके बारे में इसमें नहीं है। उसके बाद चलते हैं आपके प्रश्न संख्या 91 में। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि आपको पता है तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आप कमेंट करके चलेंगे, सब प्रश्नों के जवाब आप कमेंट में देते चलेंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो। यदि गलत होगा तो हम आपको रिप्लाई में सही उत्तर बता देंगे, और सही होता है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिसका सही उत्तर की बात करें यदि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए? तो गुप्त वंश इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला नंबर प्रश्न क्या है। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो दोस्तों इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर सी में है गुप्त काल में, उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर डी में है धर्मशास्त्र के समय में। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप बताएंगे हमको। और ए में जो है ऋग्वैदिक काल में, यही इसके सही उत्तर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। तो इसका सही उत्तर इसलिए हो जाएगा ऋग्वैदिक काल। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम उक्ता प्रदान किया था? किसको प्रथम उक्ता प्रदान किया था? तो ऑप्शन नंबर ए में है ताजुद्दीन यलदुज, ऑप्शन नंबर बी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी में है समयुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी में है नसरुद्दीन कुबाचा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम उक्ता जो है प्रदान किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 94 में किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो दोस्तों किस सुल्तान के काल में हुई? आप कमेंट में इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर की बात करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है सल्तनत काल के सिक्के टंका सासगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ऑप्शन नंबर ए में है आपका चांदी तांबा, ऑप्शन नंबर बी में है सोना चांदी तांबा, ऑप्शन नंबर डी सी में है चांदी जस्ता तांबा, ऑप्शन नंबर डी में है सोना जस्ता तांबा। दोस्तों यदि इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चांदी और तांबा। चांदी और तांबा इसके सही उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। बारहमासा की रचना
किसने की थी? बारहमासा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए नंबर में है आपको अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी में है इमामी, ऑप्शन नंबर सी में है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर डी में है रसखान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने ही बारहमासा की रचना की थी। दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी जी का एक और भी रचना जो अत्यधिक फेमस है, आप बताएंगे क्या है वो? कमेंट में बताएंगे। यदि नहीं पता तो हम अगले प्रश्नों में आपको उसका आंसर बता देंगे, कोशिश करेंगे कि आप उसको बता दें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए में है अधिशेष लगान भू राजस्व, ऑप्शन नंबर बी में है भू राजस्व, ऑप्शन नंबर सी में है बंदरगाहों से आमदनी और ऑप्शन नंबर डी में है मुद्रा प्रणाली। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी बंदरगाहों से आमदनी। बंदरगाहों से आमदनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है आपका, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों बाबर कौन था? बाबर कौन था? तो यह दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 द्वारा इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर अपना वंश अर्थात मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, और उसमें इसको जीत का क्या कारण था? देख लीजिए ऑप्शन में, उसमें इसको जीत का क्या कारण था? देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है कि उसकी घुड़सवार सेना, ऑप्शन नंबर बी में है उसकी सैन्य कुशलता, ऑप्शन नंबर सी में है तुलगमा प्रथा, ऑप्शन नंबर डी में है अफगानों की आपसी फूट। दोस्तों बाबर की जीत की बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो उसकी सबसे बड़ी जो अच्छी नीति थी वो थी तुलगमा प्रथा। तुलगमा प्रथा जिसके कारण वह पानीपत के युद्ध में जीत हासिल करने में सक्षम रहा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है गयाउद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी में है सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर सी में है शेरशाह, ऑप्शन नंबर डी में है अकबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है आपके सोशल साइंस से, सामाजिक अध्ययन से आपका अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जवाबित का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर ए में है राज्य के कानून से, ऑप्शन नंबर बी में है मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, ऑप्शन नंबर सी में है टकसाल से संबंधित कानून, ऑप्शन नंबर डी में है कृषि संबंधित कर। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि से संबंधित कर। कृषि से संबंधित कर, जवाबित का संबंध कृषि से संबंधित कर से था। दोस्तों आपके लिए होमवर्क के तौर पर एक प्रश्न दिया जाता है, होमवर्क के तौर पर एक प्रश्न दिया जाता है जिसका जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको है जो सीरियस रूप से जो तैयारी में लगे हुए हैं। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि कम समय में वो भी तैयारी को अच्छा कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।